नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। स्पेशल सेल और बदमाश के बीच दिल्ली गाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास ही मुठभेड़ हुई है। आरोपी बदमाश आदिल के खिलाफ दिल्ली यूपी में कई मामले दर्ज हैं। हाल ही में दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में संदीप नाम के एक पुलिसकर्मी पर फायरिंग करने का भी उस पर आरोप है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी बदमाश आदिल घायल भी हो गया है। घायल बदमाश को एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ है और इस मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए, इस मामले में जानकारी मिला था कि वो गाजीपुर और उस इलाके में वो घूम रहा है और उसके साथ में कुछ और बदमाश उस इलाके में घूम रहे हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम वहां मौके पे पहुंची और उसे इस मामले पर घेरने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच में बदमाशों के द्वारा फायरिंग की जाती है। उसके बाद जवाबी फायरिंग करने के दौरान में एक आदिल नाम के जो बदमाश है उसके पैर में गोली लगी और उसके बाद पुलिस की टीम उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में आदिल पर जो आरोप था, एक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तो ऐसे कई आरोप हैं, लेकिन एक आरोप जो भी हाल में लगा था कि आदिल ने एक संदीप नाम के पुलिसकर्मी पर गोली चलाया था और पुलिस को काफी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। ठीक है। तो ये शातिर बदमाश है जिसका काम ही है उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह के मामलों को रात को अंजाम देना। तो लिहाजा इस मामले में कल एक मुठभेड़ के दौरान में उसे पकड़ा गया है और उसके पैर में गोली लगी है और उसका इलाज करवाया जा रहा है। इस मामले में एक और शातिर बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है और आगे। शुक्रिया शंकर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर नया आरक्षण जारी हो गया है। 6 जिले एससी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। जिलों के नाम है शामली, बागपत, कौशाम्बी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई। एससी के लिए 10 जिले आरक्षित किए गए हैं। जिलों के नाम है कानपुर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, इसके अलावा खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर। जबकि ओबीसी महिला के लिए 7 जिले आरक्षित किए गए हैं। जिलों के नाम है बदायूं, संभल, एटा, कुशीनगर, बरेली, हापुड़ और वाराणसी। इसके अलावा ओबीसी के लिए 13 जिले आरक्षित किए गए हैं। इन जिलों के नाम है आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को भी शामिल किया गया है। जबकि 12 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। जिलों के नाम है बहराइच, प्रतापगढ़, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, आगरा, सुल्तानपुर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बलरामपुर और अलीगढ़। बाकी 27 जिलों में कोई आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है। इन जिलों के नाम है गोरखपुर, गोंडा, प्रयागराज, बिजनौर, उन्नाव, मेरठ, रामपुर, फतेहपुर, मथुरा, अयोध्या, इसके अलावा देवरिया, महाराजगंज, अमेठी, श्रावस्ती और कानपुर। ये तमाम वो जिले हैं जहां पर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, इस खबर के बारे में विस्तार से बताइए, कौन कौन से जिले हैं जहां पर आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है और 27 जिले ऐसे जहां पर आरक्षण की व्यवस्था से उनको बाहर रखा गया है। और देखिए अमित, वर्ष 2015 को ही आधार वर्ष मान करके जिस तरीके से हाईकोर्ट ने पिछले दिनों निर्देश दिया था, इसके बाद से 2015 को ही आधार वर्ष मानते हुए शासन ने कल देर रात जो आरक्षण की सूची है वो जारी कर दी है, जिसमें लखनऊ भी एक ऐसा जिला है जहां पर अनुसूचित जाति की महिला के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है। ठीक, बहुत सारे ऐसे भी जिले हैं जहां पे जो आरक्षण जो सीमा है वो लागू नहीं हो रही है, यानी कि वहां पे सीट रिजर्व नहीं है। तो एक चार्ट शासन की ओर से दे दिया गया है। ये जरूर कहा जा रहा है कि इसके बाद से जो प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी और इस बीच सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी वो जिलाधिकारियों की होगी, जिला निर्वाचन अधिकारियों की होगी, क्योंकि 26 मार्च को सभी जिलाधिकारियों को जो अंतिम आवंटन की सूची है, आरक्षण की सूची है, वो जारी करना होगा। इसके पहले जिलाधिकारी अपने पास से प्रस्ताव तैयार करेंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट होंगे उनसे आपत्तियां अनापत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियां अगर आती हैं तो उसका निस्तारण करना होगा। निस्तारण करने के बाद 26 मार्च को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। तो ये कह सकते हैं हम कि सरकार के शासनादेश जारी करने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर के जितनी भी अड़ंगेबाजी थी या जो थोड़े बहुत जो हर्डल्स थे वो साफ हो गए हैं, रास्ता साफ हो गया है चुनाव का। और 26 मार्च के बाद से आप देखेंगे कि गांव की सरकार के लिए जो जद्दोजहद है अब वो दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। प्रदेश में योगी सरकार ने निर्धन परिवारों की बेटियों के हाथ पीले कराने को लेकर बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज एक साथ 3,500 बेटियों का विवाह होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम लखनऊ के रायबरेली रोड पर वृंदावन योजना में आज 11 बजे श्रम विभाग की तरफ से आयोजित किया जाएगा। और अब खबर हरदोई से है, जहां पर 84 कोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं पर अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, वहीं कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। जिस वक्त मधुमक्खियों ने हमला किया उस वक्त श्रद्धालु आराम कर रहे थे। मधुमक्खियों के हमले ने प्रशासन के इंतजामों की पोल भी खोल दी है। हालांकि आदेश तो ये था कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 84 कोसी परिक्रमा सीतापुर जिले के नैमिषारण से शुरू होती है, लेकिन इस बीच ये जो खबर आई है कि थोड़ा परेशान करने वाली है। एक श्रद्धालु की जान चली गई है। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो मधुमक्खियों के काटने के बाद गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कहे का छत्ता गिरा था? मोहार को क्या होता है? मोहार क्या होता है? अच्छा, मधुमक्खी का वो छत्ता गिरा था, फिर क्या हुआ? आगे आगे गिर पड़े। नहीं, आपके बाबा गिर पड़े। और हरदोई से हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आशीष, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी देखिए, ये 84 कोसी परिक्रमा सीतापुर के नैमिष से शुरू होकर के हरदोई के बेनीगंज के उमरिया गांव होते हुए निकलती है। जिसके बाद रात्रि का समय था, विश्राम जो श्रद्धालु से विश्राम कर रहे थे, उसी समय मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें बुलंदशहर जिले के एक निवासी दिगंबर सिंह है, उनकी मौत हो गई और कई घायल हो गए। उसके बाद निश्चित तौर पे यह है कि प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल जरूर खुलती है, बल्कि जो ऊपर से आदेश थे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर केशवपुरम थाना क्षेत्र के प्रेमबाड़ी फ्लाईओवर पर एक कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि रोहिणी की तरफ से त्रिनगर की तरफ जाती एक ओला कैब की वैगनार कार में भयंकर आग लग गई। कार में आग लगने के बाद कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आग की वजह सीएनजी लीक बताई जा रही है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा चुकी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए केशवपुरम इलाके से तस्वीरें सामने आई हैं। फ्लाईओवर पर ये कैब कार जा रही थी, अचानक से इसमें आग लगती है और फिर देखते देखते एक कार आग की गोली में तब्दील हो जाती है। राहत की बात यह रही कि कार सवार सभी लोग वक्त रहते कार से बाहर निकल आए, इस वजह से उनकी जान बच गई। दमकल टीम को इस बात की जानकारी दी गई, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उधर आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस पलट गई। इस हादसे में 14 यात्री घायल हो गए। यह हादसा थाना खंदौली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट बस गुरुग्राम से पश्चिम बंगाल जा रही थी, तभी अचानक से बस बेकाबू हो गई। हादसे में 14 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये थाना खंदौली क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना खंदौली, थाना एतमादपुर का फोर्स पहुंचा और जो घायल थे उनको रेस्क्यू करके इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। कुल 14 यात्री घायल थे, जिन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। शेष जो यात्री हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है। मैम, टोटल सवारी कितनी थी इसमें? लगभग 100 सवारियाँ थी इसमें सवार, और बाकी सभी लोगों को जो घायल थे उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। शेष सवारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करा के भिजवाया गया। उधर बलरामपुर में बौद्ध परिपथ पर देर रात एक टवेरा गाड़ी सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। गाड़ी में 2 महिलाओं समेत 5 लोग सवार थे। सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के लौकाहवा गांव की है। और अब खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर धारा 144 लागू हो गई है। आज से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। कोविड-19 के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू हो गई है। अगले 30 अप्रैल तक ये व्यवस्था बरकरार रहेगी।
गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोविड-19 के नियमों के तहत धारा 144 लागू की गई है, जो कि आने वाले दिनों में कई त्योहार आ रहे हैं। ऐसे में से देखते हुए 30 अप्रैल तक फिलहाल धारा 144 गौतम बुद्ध नगर में लागू कर दी गई है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, आपको बता दूं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहले से ही 15 मार्च तक धारा 144 लगाने का आदेश दिया हुआ था, लेकिन आगामी त्योहार और जो कोविड की बढ़ती जो प्रकोप है उसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने फिर मिलकर दोबारा से 17 मार्च से 30 अप्रैल तक जो धारा 144 है उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि जो त्योहार है और कोविड है इसके चलते निर्णय लिया गया है। पहले 15 मार्च तक की धारा लगाई गई थी, धारा 144 लागू थी, इसको फिर अब एक्सटेंशन कर दिया गया है 30 अप्रैल तक। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि नई गाइडलाइन में किन किन बातों का प्रावधान किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार भी सतर्क हो गई और इसको लेकर कोरोना की नई गाइडलाइन एक बार फिर से जारी कर दी गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर राज्यों के साथ बैठक की और उसके बाद यूपी सरकार में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके लिए बाकायदा जिला अधिकारियों और मंडलायुक्तों को एक पत्र लिखा गया। उस पत्र में कहा गया है कि जिन राज्यों में कोरोना का असर दोबारा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उन राज्यों से आने वाली फ्लाइट और रेलवे यात्रियों की एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। अगर इस मौके पर लक्षण दिखाई दिए तो फिर RT-PCR जांच के लिए नमूने लिए जाएंगे। दस्तक अभियान के जरिए घर घर जाकर टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा। दरअसल इस व्यवस्था को फिर से शुरू करने के पीछे सरकार का तर्क है कि कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। ऐसे में सरकार लोगों की कोरोना टेस्ट कराएगी। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना होगा। योगी सरकार के 4 सालों में बेसिक शिक्षा विभाग में कितना बदलाव हुआ है, हमारे संवाददाता प्रशांत ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। योगी सरकार के 4 साल, बेसिक शिक्षा बेमिसाल। ऐसे में 4 साल के खाका का पूरा ब्यौरा लेकर के आज हमारे साथ में है बेसिक शिक्षा के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी। हम उनसे जानेंगे कि बेसिक शिक्षा में 4 साल में क्या बदलाव आए। सर, सबसे पहले तो 4 साल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम ये जानेंगे कि बेसिक शिक्षा ने 4 साल में क्या किया जिससे नौनिहालों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें और बेसिक शिक्षा की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन 4 सालों के पहले उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की स्थिति खस्ता हाल थी। स्कूलों में भवन नहीं थे तो जर्जर थे, बच्चों को सुविधाएं नहीं थीं, टीचर नहीं थे, बहुत सारे स्कूल शिक्षकों की कमी के कारण बंद थे और लोगों का लगाव इस विभाग से समाप्त हो गया था। गांव का गरीब आदमी भी किसी तरह से शुल्क की व्यवस्था करके आस पड़ोस के निजी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन इन 4 वर्षों में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया और लगातार उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के कारण आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 2 जोड़ी अच्छे यूनिफॉर्म दिए हैं, जूता मोजा भी दिया है, किताबें दे रहे हैं, निःशुल्क बैग दे रहे हैं, मिड डे मील की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इन 4 सालों में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। आज कोई भी हमारा स्कूल नहीं है जहां कम से कम एक स्थायी शिक्षक ना हो, कई जगहों पर उससे ज़्यादा भी हैं। इन सारी दिशाओं में हमने काम शुरू किया है और हम ये कह सकते हैं कि इन 4 सालों में लोगों का दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बारे में बदला है। अब हर व्यक्ति कहता है कि स्कूलों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे को भी निःशुल्क लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि औरतों की फटी हुई जीन्स में देखकर हैरानी होती है। उनके मन में सवाल उठता है कि इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। रावत के इस बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बेहद नाराज हैं। You should
be ashamed of himself and he should apologize to all the women of this country. This entire idea of Bharatiya Janata Party and their elected CM has been that of trying to justify, judge women on the basis of the clothes that they wear. We've seen the Haryana Chief Minister do that. We have seen the Goa former Chief Minister do that. We are now seeing the Uttarakhand Chief Minister doing that. It just goes on to show their anti-women mindset and also shows how they are scared of women who feel empowered enough to step out of their homes in clothes of their choices. मेरठ की मेयर सुनीता वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मेयर साहिबा माइक पटककर कुर्सी से उठती हुई दिख रही हैं। मेयर साहिबा की कुर्सी छोड़ते ही पार्षद हंगामा करने लगते हैं। हंगामे को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के पार्षद पहले जन समस्याओं पर चर्चा चाहते थे, जबकि मेयर बजट पर चर्चा कराना चाहती थी और इसी बात को लेकर यहाँ पर हंगामा खड़ा हो गया। संगम नगरी प्रयागराज में अवैध शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हंडिया इंस्पेक्टर राम केवल पटेल, चौकी इंचार्ज सैदाबाद सहित 5 लोग सस्पेंड किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अवैध तरीके से शराब बनाने और उसे बेचने का आरोप है। उधर मौतों को लेकर प्रशासन का कहना है कि 5 लोगों की मौत बीमारियों की वजह से हुई है। 7 लोगों पर अभी सस्पेंस बरकरार है। संगम नगरी प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद के 3 गांवों में अवैध शराब से हुई मौतों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और प्रशासन का ये दावा है कि 5 लोगों की मौत गंभीर बीमारियों की वजह से हुई है, जबकि 6 लोगों की जो मौत है उसको लेकर प्रशासन अभी भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि जहरीली शराब थी। जिनके परिवार के लोगों ने अपनों को खोया है उनमें काफ़ी गुस्सा है और वो लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो और उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सैदाबाद इलाके के जो 3 गांव हैं उन गांवों में मातम का माहौल है, गमगीन माहौल है, लेकिन लोगों में अवैध शराब जो इलाके में बेची जा रही थी उसको लेकर भी काफ़ी गुस्सा है और लोग इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।